एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जर्मनी का उस समय भौगोलिक स्वरूप क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या थी और एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या थी और एकीकरण में सहायक तत्व कौन से थे। अब हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों के बाद एकीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू हुई और एक जर्मन राष्ट्र के रूप में उभरा। जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था, इसलिए बिस्मार्क यह चाहता था कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप जो प्रशा में और जर्मनी के विभिन्न राज्यों में है उसको कम किया जाए। उसका जो प्रारंभिक चरण है, पहला चरण है, वो शुरू हुआ। उसका जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो दो डच्ची का मतलब प्रांत या छोटे राज्य होता है, स्लेस्विग और हॉलस्टेन के प्रश्न पर। स्लेस्विग और हॉलस्टेन ये दो डच्ची थी जिस पर डेनमार्क का नियंत्रण था। एक संधि हुई थी 1853 में और उस संधि में यह कहा गया था कि डेनमार्क के प्रभाव में ये दोनों डच्ची रहेगी, स्लेस्विग और हॉलस्टाइन, लेकिन डेनमार्क इनके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। लेकिन डेनमार्क ने 1863 में उस जो 1853 की जो लंदन की संधि हुई थी उस संधि को भंग करके इन दोनों डच्चियों पर अधिकार कर लिया। जब इन दोनों डच्चियों पर अधिकार कर लिया तो जर्मनी अर्थात प्रशा के पास में यह मौका था कि अब इस डेनमार्क से ये दोनों डच्ची छीनी जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ज़रूरी था कि ऑस्ट्रिया प्रशा की मदद करे। यदि ऑस्ट्रिया मदद नहीं करता है तो प्रशा इन डच्चियों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ एक मैत्री संधि की और उस संधि में यह प्रावधान किया गया कि जब युद्ध होगा तो डेनमार्क की मदद ऑस्ट्रिया नहीं करेगा और जब युद्ध के बाद में जो दो डच्चियां जीती जाएगी उनमें से आधा आधा राज्य बांट लिया जाएगा। बाद में जब युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को पराजित कर दिया और उस युद्ध के बाद में गैस्टाइन समझौता हुआ जो 14 अगस्त 1865 ईस्वी में हुआ, गैस्टाइन समझौता। गैस्टाइन समझौते में बिस्मार्क ने अपनी पूरी कूटनीति का प्रयोग करते हुए ऑस्ट्रिया को जो प्रदेश दिए वो भी ऐसा प्रदेश दिया कि वो तुरंत ही वापस प्रशा के पास आने वाला था। कैसे था देखते हैं। जो दो प्रदेश थे हॉलस्टाइन और स्लेस्विग, ऑस्ट्रिया को हॉलस्टाइन दे दिया गया। बिस्मार्क ने जानबूझ करके हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया को दिया क्योंकि हॉलस्टाइन है वो जमीन से जुड़ा हुआ था प्रशा के और हॉलस्टाइन में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर जो जर्मन जाति के थे, इसलिए भौगोलिक रूप से भी जर्मनी के नज़दीक था और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जर्मनी के नज़दीक था। और स्लेस्विग जहाँ पर अधिक लोग डैन जाति के थे और वो तुलनात्मक रूप से दूर पड़ता था, उसको प्रशा ने अपने पास ले लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशा का जो क्षेत्र है वो प्रशा और फिर हॉलस्टाइन जो ऑस्ट्रिया का जाता है, फिर स्लेस्विग आ गया। पीछे मैं आपको मानचित्र शेयर करूंगा तो उसमें आप देख लेना कि किस प्रकार से ये क्षेत्र था इनका। बिस्मार्क ने यह इसलिए किया क्योंकि उसको यह उम्मीद थी कि जब भी जर्मन लोग वहाँ पर रहते हैं हॉलस्टाइन में तो वो जर्मनी में मिलना स्वाभाविक है। दूसरा, वो जर्मनी के पास में है तो जर्मनी से मिलना चाहेंगे। स्लेस्विग जो जर्मनी से दूर है और वहाँ डेनमार्क के लोग हैं, उनको इस संधि के द्वारा मिला दिया। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पर चकमा खा गया और हॉलस्टाइन को लेकर के वो खुश हो गया। वहीं लेक लोवेनबुर्ग ये भी एक डच्ची था, छोटा सा प्रदेश था और उस डच्ची के बदले ऑस्ट्रिया को पैसे दे दिए। यानी ये डच्ची भी प्रशा ने अपने साथ में मिला ली। और एक बंदरगाह था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था कील बंदरगाह। कील बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे यूरोप में आया जा सकता है। ये उत्तरी जर्मनी के सीमा पर एक बंदरगाह था। इसकी किलेबंदी करने की अनुमति प्रशा को मिल गई
तो इससे ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी प्रशा के पास में आ गया। तो ऑस्ट्रिया है वो इसमें कूटनीतिक रूप से पराजित हुआ और इस समझौते को देख करके बिस्मार्क ने कहा था कि गैस्टाइन मात्र कागज के द्वारा दरार को ढकने के लिए था। यानी दरार जो है ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में वो वैसी की वैसी है जो इस युद्ध से पहले थी, लेकिन इस समझौते के माध्यम से उसको कागज के द्वारा ढका गया है और यह बिस्मार्क को पता है कि ये कागज जल्दी ही फटने वाला है। और वो कब फटेगा इसका हम दूसरे चरण में पढ़ते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया दूसरा चरण। अब जब होलस्टाइन है वो प्रशा ने ऑस्ट्रिया को दे दी तो होलस्टाइन में वहाँ जर्मन लोग थे और बिस्मार्क ने यह प्रयास किया कि उन जर्मन लोगों को भड़काया जाए, विद्रोह के लिए प्रेरित किया जाए और उन लोगों ने अशांति फैलाना शुरू कर दिया और होलस्टाइन की स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी। तो अब ऑस्ट्रिया के सामने बिस्मार्क को पता था कि अब इस होलस्टाइन के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होना है और वह यह भी जानता था कि ऑस्ट्रिया को जब तक इस राइन संघ से अलग नहीं किया जाता तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है और ऑस्ट्रिया को हराना प्रशा के वश में नहीं है। इसलिए यूरोप के जो अन्य देश हैं उन देशों के साथ इस प्रकार से संबंध बनाए जाए कि कोई भी ऑस्ट्रिया की मदद न करे और जो हो सके प्रशा अपनी मदद में अपने पक्ष में कर सके। इसलिए बिस्मार्क ने कूटनीति अपनाते हुए ऑस्ट्रिया को अकेला करने की नीति अपनाई। तो उसने इस नीति को कैसे अपनाया? इंग्लैंड जो है वो उस समय अलगाव की नीति पर चल रहा था। इंग्लैंड का उस समय यूरोप की तुलना में दूसरे महाद्वीपों में खास करके अफ्रीका और एशिया में ज़्यादा ध्यान था। वो नहीं चाहता था कि वो यूरोप के आंतरिक झगड़ों में फंस जाए और फिर उसके साम्राज्य की देखभाल न कर सके। इसलिए वो शानदार अलगाव की नीति पर चल रहा था। तो वो तो पहले से पता था कि ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसा कि उसने डेनमार्क के साथ में जो युद्ध हुआ उसमें पता ही चल गया, क्योंकि डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच में मैत्री थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने डेनमार्क की मदद नहीं की। तो ये ऐसे स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड है वो ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करेगा या इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। फ्रांस के साथ में, उसमें फ्रांस में राजा नेपोलियन तृतीय था और उस नेपोलियन तृतीय के साथ में बिस्मार्क ने एक मैत्री संधि कर ली और उस मैत्री संधि में यह कहा गया कि जब ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध होगा तो फ्रांस ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करेगा, उसके बदले में जो प्रशा है वो फ्रांस को कुछ क्षेत्र दे देगा। रूस भी उस समय बहुत बड़ी शक्ति थी और रूस के अधिकार में था पोलैंड। पोलैंड पर जब अधिकार था तो उस समय पोलैंड में एक नागरिक विद्रोह हुआ। उस नागरिक विद्रोह को दबाने के लिए जर्मनी ने रूस की मदद कर दी। इससे रूस है वो प्रशा का मित्र हो गया। इटली एक और शक्तिशाली देश था जो दक्षिण में था और इटली का एकीकरण आगे अपन पढ़ेंगे भी, तो उसके 2-3 चरण पूरे हो चुके थे। अब केवल वेटिकन रोम बचा था जिस पर अधिकार करना था। वेटिकन रोम पर फ्रांस का प्रभुत्व अधिक था। इसलिए इटली के साथ में बिस्मार्क ने एक संधि कर दी और कह दिया कि जब युद्ध होगा तो ऑस्ट्रिया जो बाधा के रूप में इटली के एकीकरण में भी था, उसको पराजय के बाद में ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में, जो ऑस्ट्रिया के अधिकार में जो क्षेत्र है इटली के, वो इटली को मिल जाएंगे। तो इटली को भी लगा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से उसका भी एकीकरण जल्दी हो जाएगा। तो इटली है वो प्रशा के साथ हो गया। तो इस प्रकार से इसने 4-5 देश जो उसमें यूरोप की बड़ी शक्तियां थी उनको आपस में इस प्रकार से उसकी अलग अलग कूटनीति अपना करके अपने पक्ष में कर लिया, या कम से कम ऑस्ट्रिया के पक्ष में जाने से उसने रोक दिया। और जब यह पूरा प्रक्रिया समाप्त हो गई तो उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रशा ने युद्ध की घोषणा कर दी और 3 जुलाई 1866 ईस्वी को सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसको कॉनिग्राज का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हुआ और बिस्मार्क ने, प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की, जो प्राग की संधि कहलाती 1866 ईस्वी में।
और इस प्राग की संधि के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब जर्मन जो परिसंघ है, जो जर्मन राइन संघ था, जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, जिस पर ऑस्ट्रिया का वर्चस्व था, वो खत्म हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म। साथ ही हनोवर जो इंग्लैंड के प्रभाव में था, स्लेस्विंग पहले से आ गया था, और होलस्टीन जो पहले ऑस्ट्रिया के साथ में था, अब इसको प्रशा में शामिल कर दिया गया। और अब प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया। उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से प्राग की संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया जो एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, उस बाधा का निवारण किया गया। वास्तव में जो युद्ध हुआ और सेडोवा का जो युद्ध कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो फ्रांस को हुआ। इसलिए कहा जाता है कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया नहीं पराजित हुआ, बल्कि फ्रांस पराजित हुआ, क्योंकि फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय यह नहीं समझ सका कि सेडोवा का जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उस युद्ध की अगली कड़ी में फ्रांस के साथ युद्ध होगा। और वो यह भी नहीं समझ पाया कि ऑस्ट्रिया की पराजय से जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा और वो कल फ्रांस को ही चुनौती देगा। इस प्रकार से इस युद्ध को भी फ्रांस की हार कहा जाता है। और यहीं से फिर आगे बिस्मार्क ने अपने जर्मनी के एकीकरण का अगला चरण स्टार्ट किया, जो तीसरा चरण है। सेडोवा के युद्ध में फ्रांस है वो तटस्थ रहा था, और यह वादा किया गया था कि राइन नदी का जो क्षेत्र है वो फ्रांस को मिलेगा। लेकिन बिस्मार्क ने यह वादा तोड़ दिया और उसे वो प्रदेश नहीं लौटाए। जब नहीं लौटाए तो नेपोलियन तृतीय का अपमान हुआ, उसने खुद को अपमानित महसूस किया, इसलिए वह बिस्मार्क से या प्रशा से बदला लेना चाहता था। नेपोलियन तृतीय की उस समय यूरोप में साख गिर रही थी। उस साख को बनाए रखने के लिए भी वह चाहता था कि अब जर्मनी को यदि पराजित कर दिया जाए तो उसकी साख या उसका अस्तित्व है वो वापस कायम हो सकता है। साथ ही उस समय स्पेन में राजगद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसमें जर्मनी या प्रशा है वो अपने परिवार का जो लियोपोल्ड था उसको राजा बनाना चाहता था, और नेपोलियन तृतीय अपने वंश के व्यक्ति को राजा बनाना चाहता था। तो ये दोनों के बीच में संघर्ष था। इस संघर्ष को ही तात्कालिक कारण माना जाता है। लियोपोल्ड को राजा न बनाया जाए, इसके लिए फ्रांस का सम्राट और बिस्मार्क एक जगह पर मिले। वो स्थान था एम्स, और बाद में एक पत्र लिखा गया और वो पत्र बिस्मार्क के हाथ लग गया। बिस्मार्क ने उस पत्र को काट छांट करके इस प्रकार से समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कर दिया जिससे यह लगे कि प्रशा का या जर्मनी का अपमान हुआ है, और वो अपमान फ्रांस ने किया है, और इस अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध होना चाहिए। तो एम्स का जो तार था, उस प्रकाशन से यह तय हो गया कि अब दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हैं। और वह युद्ध हुआ 15 जुलाई 1870 में, जिसको सेडान का युद्ध कहा जाता है। सेडान का युद्ध हुआ और उस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ। इस पराजय के बाद में 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस के पास में वर्साई नामक स्थान है, जहाँ पर राजा के महल बने हुए थे। उन वर्साई के महलों में जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया गया। अर्थात जर्मनी के शासक का राज्याभिषेक वर्साई के महलों में किया गया। यह फ्रांस को अपमानित करने के लिए किया गया था, और फ्रैंकफर्ट की संधि उसी महल में की गई। फ्रैंकफर्ट की संधि में क्या प्रावधान था कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, और फ्रांस से अल्सोस और लोरेन के प्रदेश प्रशा ने ले लिए। अल्सोस और लोरेन खनिज संपदाओं की दृष्टि से सबसे समृद्ध प्रदेश थे, और वो प्रशा ने ले लिए। फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड का हर्जाना दे दिया कि युद्ध का जिम्मेदार फ्रांस को ठहराया, और उसके ऊपर 20 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया, और यह शर्त रखी गई कि जब तक यह जुर्माना नहीं भरा जाएगा तब तक जर्मनी की सेनाएं फ्रांस में मौजूद रहेगी। और
इटली के एकीकरण में जो फ्रांस बाधा था वेटिकन रोम के रूप में, वो वेटिकन रोम का भी इटली में एकीकरण कर दिया और इटली का एकीकरण भी इसी के साथ पूरा हो गया। तो ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि है, इसको इतिहास में रिश्ता हुआ फोड़ा कहा जाता है। रिश्ता हुआ फोड़ा यानी एक ऐसा फोड़ा है जो हमेशा रिस रहा है, उससे उसका जो कचरा है वो निकलता हुआ रो जा रहा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फ्रैंकफर्ट की संधि में जो प्रावधान किए गए और जो एटीट्यूड था प्रशा के लोगों या बिस्मार्क का, उससे फ्रांस बहुत अपमानित हुआ। युद्ध का जिम्मेदार है वो फ्रांस को ठहरा दिया, उसके अंदर सेनाएं रख दी, जुर्माना डाल दिया, अल्सांस लोरेन जैसे प्रदेश छीन लिए, और फ्रांस इस अपमान का बदला लेने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। और यह प्रयत्न उसका कब सफल हुआ? जब पहले विश्व युद्ध के बाद में 1919 में वर्साय की संधि हुई। वापिस उसी वर्साय के महल में जर्मनी के राजा को बुला करके उसके साथ में वर्साय की इस फ्रैंकफर्ट की संधि से भी अपमानित करने वाली संधि की गई। इसलिए जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका कई इतिहासकार फ्रैंकफर्ट की संधि से कारण गिनाना शुरू करते हैं कि फ्रैंकफर्ट की यदि संधि नहीं होती तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में इतनी शत्रुता कभी नहीं होती। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बिस्मार्क ने अपनी लौह और रक्त की नीति, कूटनीतिक और गुप्त संधियों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण कर दिया। और बिस्मार्क के व्यक्तित्व की एक बात कह के समाप्त करता हूँ कि जब उसको प्रधानमंत्री बनाया गया और उसने जब इतना बड़ा काम कर दिया, तो एकीकरण होने के बाद में उसको पूछा गया कि अब क्या करोगे, तो उसने कोई राजनीतिक पद लेने की बजाय अपने पूर्व जीवन में जाना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से वो अहंकारहीन व्यक्ति था। तो इस व्यक्ति के नेतृत्व में एकीकरण पूरा हुआ।